नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मैं डरते हुए उस अलमारी की तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे क्योंकि वह 6 फुट की अलमारी मेरी आंखों के सामने इस तरह हिल रही थी जैसे उसके अंदर किसी जानवर को कैद किया है। और मुझे डर इस बात से लग रहा था कि अगर जानवर की जगह कुछ और हुआ या कोई और हुआ तो मैं क्या करूँगी। मैंने डरते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला मेरी जान हलक में अटक गई क्योंकि उसके अंदर से एक बचपन से लेकर आज तक मेरे पिता ने हमेशा यही शोर मचाया था कि बेटी क्यों पैदा हुई, बेटी क्यों पैदा हुई। जब भी किसी बात पर उनका गुस्सा बढ़ता तो यही शब्द मेरे कानों में गूंजने लगते। मैं छोटी थी तो उन बातों का मतलब पूरी तरह नहीं समझती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे एहसास होने लगा कि मेरे वजूद को कभी खुशी की वजह नहीं समझा गया। फिर भी इतना ज़रूर था कि उन्होंने मुझसे जीने का हक नहीं छीना था। मैं घर में रहती थी, पढ़ती थी और अपने हिस्से की ज़िंदगी गुजार रही थी। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ पहले ही हमें छोड़कर जा चुकी थी। अब घर में सिर्फ मेरा भाई और मेरी भाभी थी। भाभी का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था। वह हर वक्त मुझे किसी न किसी बात पर टोकती रहती थी। घर का सारा काम मेरे जिम्मे था। सुबह आंख खुलने से लेकर रात सोने तक मैं काम ही करती रहती थी। उसके बावजूद अगर कोई चीज़ उनकी मर्जी के मुताबिक ना होती तो मुझे बातें सुननी पड़ती थी। मेरा भाई भी कभी मेरे हक में नहीं बोला था। उसे मेरी तकलीफ़ों से कोई मतलब नहीं था। मेरे पिताजी अपनी ज़िंदगी में मेरी शादी तय करके गए थे। इसी वजह से उनके जाने के बाद इस रिश्ते के खिलाफ कोई कुछ ना बोल सका। मैं भी खामोश रही क्योंकि मेरे दिल में एक उम्मीद थी। मैं सोचती थी कि शायद शादी के बाद मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। शायद मेरा अपना घर होगा जहां मुझे इज्जत मिलेगी। शायद मेरा पति मेरा ख्याल रखेगा। शायद वह मोहब्बत मिल जाए जिसकी कमी मैंने हमेशा महसूस की थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्मीदें बहुत जल्दी टूट गई। मैं जिस घर में आई वह मेरे लिए सुकून की जगह नहीं बना। वहाँ के हालात मेरे पिछले घर से भी ज़्यादा ख़राब थे। मैंने सोचा था कि भाई और भाभी से राहत मिल जाएगी, लेकिन जहाँ तो मुसीबतें और बढ़ गई थी। मेरी जेठानी हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाती थी। ससुर के सामने भी मेरी कोई इज्जत नहीं थी। देवर भी अक्सर ऐसी बातें करते थे जिनसे मेरा दिल दुखता था। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे अपने पति की बेरुखी से होती थी। मैं दिन भर घर के काम करती रहती थी, सबकी सेवा करती थी, लेकिन किसी को मेरी थकान नज़र नहीं आती थी। अगर मैं बीमार हो जाती तो मुझसे काम लिया जाता। अगर मैं खामोश रहती तो लोग मुझे घमंडी कहते, और अगर अपनी सफाई में कुछ बोलती तो मुझे बदतमीज कहा जाता। घर के हर इंसान को मुझसे शिकायत रहती थी, लेकिन मेरी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं था। मेरे पति को मेरा ख्याल नहीं था। मैं कई कई रातें जाकर गुजार देती थी, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं पूछा कि मैं परेशान क्यों हूँ। मैं दिल ही दिल में घुटती रहती थी और सोचती थी कि आखिर मेरी ज़िंदगी में सुकून कब आएगा। जिस घर को मैंने अपनी खुशियों की मंजिल समझा था वही घर मेरे लिए एक नई आजमाइश बन चुका था। मेरे पति का नाम नवीन था। उसने कहा कि घर के हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा कि क्या मतलब। कहने लगा कि तुम पढ़ी लिखी हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। उसने कहा कितना। मैंने कहा कि मैंने बीए किया है। तो कहने लगा बाढ़ में गया तुम्हारा बीए। मैं उसकी बात सुनकर एक लम्हे को खामोश हो गई। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा कि क्यों। तो उसने कहा कि इतनी सी पढ़ाई से क्या होगा। मैंने कहा कि इतना पढ़कर भी लोग पढ़े लिखे तो कहलवा सकते हैं। मैं दिल में यह सोच रही थी कि तुमने तो मैट्रिक भी पास नहीं किया, लेकिन मैंने यह बात जुबान पर नहीं लाई। वो फिर बोला कि पागल, कोई ऐसी डिग्री नहीं है तुम्हारे पास जो मैं धड़ाधड़ नोट छाप सकूं। मैंने कहा कि क्या मतलब। तो उसने गुस्से से कहा कि पैसों की ज़रूरत है मुझे, मेरी मदद नहीं करोगी कि पत्नी नहीं हो मेरी। मैंने धीरे से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। तो उसने कहा कि फिर मेरे पास एक तरीका है। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस मेरा जो बॉस है ना उसको खुश करना है।
मैं यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा कि कैसे खुश करना है, क्या खाना बनाना है? तो वो जोर से हंसा और बोला कि जाहिल औरत, कैसे खुश करते हैं किसी मर्द को? उसकी इस बात से मेरे अंदर एक झटका सा लगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? मैं शरीफ खानदान से थी, हमारे घर में लाख बुराइयां थी, लेकिन कभी किसी ने मेरे सामने ऐसी बात नहीं की थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा पति क्या कहना चाहता है। लेकिन जब उसकी बात धीरे धीरे मेरे दिमाग में आने लगी तो मेरे अंदर जैसे कोई चीज़ टूट गई, मेरी रूह कांप गई। उसने कहा कि सिर्फ एक दिन की बात है, मेरे पैसे बढ़ जाएंगे और वो तुम्हें भी पैसे देगा, फिर उन पैसों से मैं तुम्हें सैर पर ले जाऊंगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा कि इससे अच्छा है तुम मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, मैं कभी यह घटिया काम नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से से कहा कि करना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और बदनाम भी कर दूंगा, इसलिए तैयार हो जाओ, अगले हफ्ते मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। उसकी धमकी के बाद मेरे अंदर डर बैठ गया। मैं रातों को जागने लगी, रोने लगी और हर वक्त यही सोचने लगी कि मेरी इज्जत खतरे में है। और वह भी मेरे पति के हाथों। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स के साथ मैंने ज़िंदगी के सपने देखे थे वही मुझसे इस तरह की बातों पर मजबूर कर रहा था। उसके लिए मेरी कोई अहमियत नहीं थी। मैं समझती थी कि वो गुस्से वाला है, कभी कभी सख्त बात कर देता है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे और मेरी इज्जत दोनों को कुछ नहीं समझता। वह दिन मेरे करीब आ रहे थे और मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे थे। मैं हर पल डर में डूबी रहती थी। मेरे पास सिवाय प्रार्थना के कुछ नहीं था। मैं रात के अंधेरे में भगवान से यही फरियाद करती थी कि मुझे इस मुसीबत से बचा लो, मेरी इज्जत सुरक्षित रख लो। लेकिन शायद यह आजमाइश मेरी किस्मत में लिखी थी, क्योंकि नवीन ने मुझे पहले तैयार करवाया। उसने कहा कि अच्छे कपड़े पहनूं और मेकअप भी करवाया। मैं शीशे के सामने खड़ी थी और खुद को देख रही थी तो लग रहा था जैसे मैं कोई और हूँ। दिल के अंदर अजीब सा डर भी था और एक उम्मीद का धागा भी जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। नवीन ने कहा कि हम टैक्सी में जाएंगे ताकि किसी को पता ना चले। उसकी बात सुनकर मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। वह जल्दी में घर से निकला और मैं अंदर ही अंदर उसके इंतजार में बैठ गई। वक्त गुजरने लगा और हर गुजरता पल मेरे दिल की धड़कन को तेज करता जा रहा था। 2 घंटे गुजर गए लेकिन वह वापस नहीं आया। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखती रही, फिर खिड़की से बाहर झांकती रही, मगर हर बार मायूसी ही हाथ आई। मेरे दिल में अजीब सा अंदेशा पैदा होने लगा। इसी दौरान मेरी सास भी वहाँ मौजूद थी। उनके चेहरे पर गुस्सा था, जैसे वह किसी बात को छुपा रही हो। उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़्यादा बातें ना करो, देर हो रही है। मैंने बेबसी से कहा कि नवीन अभी तक गाड़ी लेकर नहीं आया। उस पर उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि फ़ोन करो ना उसको, यहाँ क्यों बैठी हो। मैंने फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा। हर कोशिश के बाद दिल और ज़्यादा घबरा रहा था। वक्त जैसे भारी होता जा रहा था और घर का माहौल भी अजीब सा हो गया था। मेरी सास के रवैये में भी बेचैनी थी, लेकिन वह कुछ खुलकर नहीं कह पा रही थी। मैं दिल ही दिल में परेशान हो रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। इसी तरह शाम ढल गई और फिर एक खबर मिली जिसने जैसे मेरी दुनिया ही बदल दी। बताया गया कि नवीन टैक्सी लेकर वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चला गया है। यह सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे कानों में जैसे हर आवाज़ बंद हो गई। मेरी सांस पर भी जैसे बिजली टूट पड़ी। पहले वह खामोश खड़ी रही, फिर अचानक उनका रवैया बदल गया। उन्होंने मुझे मनहूस करार दे दिया और मेरे पति का आखिरी दीदार भी नहीं करने दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मुझे उस वक्त घर से निकाल दिया गया। वो गुस्से में बोली कि निकल जाओ यहाँ से। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे लिए भी यह इतना ही बड़ा सदमा था जितना उनके लिए था, लेकिन किसी ने मेरा दुख नहीं देखा। किसी ने यह नहीं सोचा कि मैं भी उस इंसान के साथ जुड़ी हुई थी जिसे अभी अभी मैंने खो दिया था।
मैं बहुत रोई, बहुत तड़पी, लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं था। उसी बेबसी में मुझे घर से निकाल दिया गया। जब मेरे भाई और भाभी को उस बात का पता चला तो वह भी हैरान रह गए। उनके चेहरे पर भी एक पल के लिए सुकून उड़ गया। मेरी भाभी ने रात होने से पहले ही यह कह दिया कि अब आ गई दोबारा मुसीबत। उनकी बातों में एक अजीब सा डर था। कभी कभी लोग हमारे साथ बहुत अच्छे होते हैं तो हम सोचते रह जाते हैं कि यह इतने अच्छे क्यों हैं, और कभी लोग हमारे साथ बहुत बुरे होते हैं और हम फिर भी यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या था। मैं फिर से भाभी और भाई के घर में नौकरानी बन गई। मेरे पति के घर में मेरा वक्त सिर्फ 3 महीने का था। इतना कम समय था कि मैं अभी वहाँ की जिंदगी को समझ भी नहीं पाई थी कि सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं दोबारा उसी घर में आ गई थी जहाँ से मैंने एक नई उम्मीद के साथ विदाई ली थी, लेकिन वापसी इसी तरह हुई थी जैसे मैं कभी गई ही ना हूँ। फर्क सिर्फ इतना था कि अब मेरे बारे में लोगों की बातें बदल चुकी थी। कुछ मुझे मनहूस कहते थे, कुछ बदकिस्मत। हर किसी की जुबान पर कोई न कोई शब्द था और हर शब्द मेरे दिल पर एक नया बोझ डाल देता था। मैंने आते ही खुद को काम में लगा दिया। सुबह से शाम तक घर के काम करती रहती। बर्तन, कपड़े, सफाई और हर छोटा बड़ा काम मेरे हिस्से में आता। किसी को मेरे दुख से कोई मतलब नहीं था। मुझे लगता था जैसे मैं सिर्फ उस घर के काम करने के लिए बची हूँ। कभी कभी रात को लेटकर सोचती कि शायद मेरी जिंदगी अब हमेशा इसी दायरे में घूमती रहेगी। कभी अपने माँ बाप का घर, कभी ससुराल और फिर दोबारा भाई का घर। कहीं भी सुकून नहीं था। अभी मेरे पति को गुजरे ज़्यादा समय भी नहीं बीता था कि मेरी भाभी के दिमाग में एक नई बात आ गई। वो अक्सर मेरे भाई से बातें करती रहती थी, लेकिन इस बार जो बात उन्होंने कही वो मेरे लिए बहुत अजीब थी। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी। जब मैंने उन दोनों की बात सुनी, मेरी भाभी कह रही थी कि वह अपने भाई राहुल से मेरी शादी करवाना चाहती हैं। पहले तो मेरा भाई चुप रहा, फिर उसने कहा कि राहुल से वो कर लेगा शादी, यह तो विधवा है। यह बात मेरे कानों में ऐसे लगी जैसे किसी ने मेरे वजूद को ही कम कर दिया हो। मेरी भाभी तुरंत बोली कि हाँ, क्यों नहीं करेगा। वो ऐसे जता रही थी जैसे वह किसी बड़े नेक काम की बात कर रही हो, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मैं जानती थी कि राहुल कौन है। वो नशेड़ी था, धोखेबाज था, लोगों से झूठ बोलकर पैसे लेता था और फिर गायब हो जाता था। मोहल्ले में उसका कोई अच्छा नाम नहीं था, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी उससे दूर रहते थे। कोई भी अपनी बेटी उसके साथ भेजने को तैयार नहीं था। उसके किरदार और आदतों ने उसे सबकी नज़रों में गिराया हुआ था। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि मेरी भाभी असल में क्या चाहती हैं। वो अपने भाई का बोझ उतारना चाहती थी। वो उसको किसी न किसी तरह बसाना चाहती थी, चाहे उसके लिए मेरी ज़िंदगी ही क्यों ना दांव पर लग जाए। उन्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि मेरी मजबूरी नजर आ रही थी। कुछ दिनों में बातें आगे बढ़ गई। घर में ऐसे बात हो रही थी जैसे मेरा फैसला हो चुका हो, जैसे मेरी राय की कोई अहमियत ही नहीं थी। मैं सुनती थी और खामोश रहती थी, अंदर से टूट रही थी, लेकिन जुबान बंद थी। फिर वो दिन आया जब बात तकरीबन पक्की कर दी गई। कहा जाने लगा कि इसी हफ्ते शादी कर दी जाए। यह सुनकर मेरे अंदर एक झटका सा लगा। मुझे लगा जैसे मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। उस दिन मैं पहली बार सबके सामने खड़ी हुई। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल कर कहा कि कुछ तो शर्म करो। अभी तो मेरा गम कम भी नहीं हुआ और मैं उस नशेड़ी के साथ शादी नहीं करूँगी। मेरी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मेरे भाई का गुस्सा फट पड़ा। उसने ऊंची आवाज़ में कहा कि तुझे शर्म नहीं आती? तेरी भाभी ने तेरे लिए इतना अच्छा सोचा और तू क्या कर रही है? क्या यहाँ हमारे सिर पर बैठी रहेगी? शुक्र कर कि तेरी इतनी जल्दी दोबारा शादी हो रही है, वरना लड़कियाँ एक बार उजड़ जाए तो फिर बैठी रह जाती हैं। उसकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह उतर गई। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी इज्जत, मेरी मर्जी और सब कुछ उनके सामने कोई हैसियत नहीं रखता। मैं कुछ नहीं बोली, बस खामोश हो गई। उसी खामोशी में मेरे अंदर बहुत कुछ टूट गया। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी मर्जी के बगैर एक नए रिश्ते की तरफ मुझे धकेल दिया गया।
मैं एक बार फिर अपनी ज़िंदगी के फैसले से बाहर कर दी गई। जिस शख्स के साथ मेरी शादी तय हुई थी उसका नाम विवेक था। उसकी शक्ल सूरत में कोई खास बुराई नहीं थी, लेकिन असल बात उसके हालात थे। वो अकेला रहता था, उसके माँ बाप नहीं थे और घर में भी कोई सहारा नहीं था। शुरू में जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसका रवैया मेरे साथ काफ़ी नरम था। वो ज़्यादा सख्त नहीं था, बात भी ठीक से करता था और सुनने की कोशिश भी करता था। मुझे लगा शायद इस बार हालात सही होंगे, शायद इस बार ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो जाए। 1-2 हफ्तों में उसने यहाँ तक कह दिया कि नशा छोड़ देगा। पैसे भी कहीं ना कहीं से कमा कर ले आता था। पहले वाले पति की तरह उसमें वह शक्ति नहीं थी, इसीलिए मैंने दिल को समझाया और थोड़ा सब्र कर लिया। मैंने सोचा कि शायद ज़िंदगी अब कुछ बेहतर हो जाएगी, शायद मैं उस नए घर में अपनी एक छोटी सी जगह बना सकूंगी। मैंने खुद को फिर से एक नई उम्मीद के साथ इस रिश्ते के हवाले कर दिया। उधर मेरी भाभी पूरे मोहल्ले में और ख़ानदान में अपनी तारीफें समेट रही थी। हर जगह वही बात हो रही थी कि उसने अपनी विधवा नंद की शादी अपने कवारे भाई से करवा दी है। लोग उसके इस काम को बहुत बड़ा काम कह रहे थे। हर कोई उसके सब्र और नेकी की मिसालें दे रहा था और वह हर बात पर मुस्कुराकर अपनी तारीफ को स्वीकार कर रही थी। वो सबके सामने बड़े नरम लहजे में कहती थी कि मेरी ननंद मेरी बहनों जैसी है। मैं कैसे उसको इस हालत में देख सकती थी। उसके हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी कि वह विधवा हो गई। इसीलिए मैंने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उसका घर बसा दिया जाए। मैं उस वक्त अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन बाहर सबके लिए कहानी का हिस्सा बन गई थी। दूसरी तरफ विवेक भी धीरे धीरे अपने असल रंग दिखाना शुरू हो गया था। शुरू के दिनों में जो नरमी थी वह अब बदलने लगी थी। एक रात वह नशा करके घर आया। उसकी आंखें सुर्ख थी और चाल में लड़खड़ाहट थी। मैंने उसे देखकर हल्की आवाज में कहा कि आपने तो वादा किया था कि आप यह काम नहीं करेंगे। वो मेरी बात सुनकर जोर से हंसा, जैसे मेरी बात कोई मजाक हो। उसने कहा कि यह वादा तो मैंने अपनी बहन से 200 बार किया था, लेकिन कभी पूरा नहीं किया। अब तुम भी गिनती करती रहो, तुमसे कितनी बार यह वादा करता हूँ। उसके अंदाज में ना शर्मिंदगी थी ना एहसास, सिर्फ एक बेपरवाही थी। मैंने घबराकर कहा कि ऐसे ना करें, इससे आपको नुकसान होगा और हमारे भविष्य को भी। आगे बढ़ा और गुस्से में बोला कि चुप कर, माँ बनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी मौजूदगी से ही कमरे में एक अजीब सा डर फैल गया। उसने नशे में लड़खड़ाते हुए कहा कि एक काम कर, तू भी थोड़ा सा कर ले नशा। देख, तुझे भी दुनिया बड़ी मजेदार लगने लगेगी। दोनों मिलकर करेंगे नशा, मिलकर जिंदगी को एंजॉय करेंगे। मैंने फौरन सख्ती से कहा कि नहीं, यह पाप है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, जैसे उसे मेरी सोच पर यकीन ना आ रहा हो। वो नशे की हालत में बहकता हुआ बोला कि ओ, मुझे तो पता ही नहीं था। उसकी सोच पूरी तौर पर नशे में डूबी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उसको रोका कि वह मुझे इस सब में ना घसीटे, लेकिन उसका अंदाज बदलने के बजाय और बिगड़ता जा रहा था। आखिर में मैं वहाँ से उठकर बाहर आ गई। घर के बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर आग लगी हुई थी। मैं रात भर बाहर बैठी रोती रही। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मेरी किस्मत में यह क्या लिखा है। पहले एक शख्स जिसने मेरी ज़िंदगी को बेसुकून किया, और अब एक ऐसा इंसान जिसकी हालत देखकर खुद मेरा दिल कांप जाता है। क्या दुनिया के सारे मर्द ऐसे ही होते हैं? जब मेरी ज़िंदगी ही ऐसी बन गई है। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था और मेरे अंदर का दर्द और भी गहरा। मैं अकेली बैठकर यही सोचती रही कि अब मैं कहाँ जाऊँ और किससे उम्मीद रखूँ। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मैं विवेक के साथ उस जिंदगी में डलती जा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल हर दिन कुछ और टूटता जा रहा था। मैं अपने पिछले पति को भी याद करती थी और अपने मौजूदा हालात को भी देखती थी, और दोनों के दरमियान एक अजीब सी उलझन में फंस गई थी। मेरे पहले पति में एक बात जरूर थी कि वह नशा नहीं करता था और मुझ पर कभी हाथ भी नहीं उठाता था। वो कभी कभी गुस्से में आ जाता था, लेकिन उसका गुस्सा हाथ उठाने में तब्दील नहीं होता था।
लेकिन उसके पास ना इज्जत थी, ना जिम्मेदारी का एहसास, और ना ही वह मेरी जिंदगी को कोई सहारा दे सकता था। उसके साथ रहकर मैं खालीपन महसूस करती थी, जैसे मैं किसी ऐसे शख्स के साथ हूँ जो खुद भी खोया हुआ है। और अब विवेक था, उसके पास पैसे थे और वह खुद को एक मजबूत इंसान समझता था, लेकिन उसकी ताकत मेरे दिल में मोहब्बत नहीं बना सकी। वह मुझ पर हाथ उठाता था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। उसके अंदर एक अजीब सा बेकाबूपन था। वह मुझे इज्जत देने की बजाय बार बार नशे की तरफ धकेलने की कोशिश करता था। उसके साथ रहकर मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि असल तकलीफ कहाँ है। कभी कभी मैं सोचती थी कि एक अच्छा इंसान मेरे नसीब में क्यों नहीं आया, ऐसा शख्स जो ना ज़्यादा बुरा हो ना ज़्यादा अच्छा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो जैसे हर बार एक नया जख्म ही आता था। इसी दौरान मुझे यह भी एहसास होने लगा कि विवेक का रवैया दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। वो हर बात पर गुस्सा करता था, मामूली सी बात भी उसके लिए मसला बन जाती थी। एक दिन मुझे किसी बात पर शक हुआ, दिल में एक बेचैनी सी थी जो कम नहीं हो रही थी। मैंने खामोशी से उसके फ़ोन की तरफ देखा तो एक नाम बार बार सामने आ रहा था, मंजू। मैं कई दिन तक उसी उलझन में रही। मेरा दिमाग हर वक्त उसी नाम के पीछे घूमता रहता था। मैं चाहती थी कि किसी तरह हकीकत सामने आए। मैं चाहती थी कि मैं उससे पूछ सकूं कि वो कौन है जिसकी वजह से मेरे घर की हालत बदल रही है। मैं 3-4 महीने से उसी कोशिश में थी कि किसी तरह मुझे उसके बारे में पता लग जाए। आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिला। मैंने उसके फ़ोन में दोबारा देखा और इस बार कुछ मैसेज नज़र आ गए। नाम वही था, अंजू। मैं वहीं जम गई। मेरे हाथ ठंडे हो गए और दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे बस इतना ही समझ आया कि उसकी ज़िंदगी में कोई और भी है, लेकिन यह राज ज़्यादा देर छुपा ना रह सका। विवेक को पता चल गया कि मुझे उसके बारे में शक है। उसने मुझसे कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, सीधा और बहुत गुस्से में कहा कि हाँ है मेरी ज़िंदगी में कोई, जो करना है कर लो। उसके शब्द मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं थे। मुझे लगा जैसे मेरी सारी कोशिशें, मेरी सारी खामोशियाँ और मेरी सारी बर्दाश्त एक पल में ही बेमायने हो गए हो। मैं शांति से खड़ी रही और सिर्फ उसे देखती रही। मेरा दिमाग बिखर चुका था। मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान एक और हकीकत ने मेरी ज़िंदगी को हिला दिया। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मेरे अंदर एक पल को एक अजीब सा एहसास आया। एक तरफ डर था और दूसरी तरफ उम्मीद की एक हल्की सी किरण भी। जब मैंने यह बात विवेक को बताई तो उसके चेहरे पर एक पल को खुशी आ गई। उसने कहा कि मेरा बेटा आएगा, वो इस दुनिया में मेरे जैसा बनेगा, चालाक और शातिर। मैंने धीरे से कहा कि बेटी भी तो हो सकती है। उसने गुस्से में जवाब दिया कि बेटी नहीं होनी चाहिए, उनका कोई किरदार नहीं होता। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक आग सी लग गई। मैंने कहा कि आपने कौन सी औरत देखी है जिसकी वजह से आप औरतों के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। ना आपकी बहन बद किरदार है, ना मैं हूँ, और मुझे यकीन है कि आपकी माँ भी नहीं थी। तो फिर आपने यह सोच कहाँ से ली? मेरे शब्द खास तौर पर अंजू की तरफ इशारा थे। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उससे पूछूं कि क्या हर औरत जो किसी की ज़िंदगी में आ जाए वह बद किरदार हो जाती है। वह मेरी बात सुनकर गुस्से में आ गया और सख्त लहजे में बोला कि तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। मैं तुरंत खामोश हो गई। उसने मुझे घूरते हुए कहा कि मैं तुम्हारी हालत का लिहाज कर रहा हूँ और 9 महीने तक कर लूँगा। अपनी जुबान बंद रखना, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम कौन हो। फिर उसने करीब आकर धमकी देते हुए कहा कि अगर बेटी पैदा हुई तो मैं उसे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूँगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा वजूद जो मेरे माल को ले जाए और मेरी इज्जत की रखवाली ना करे। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर एक डर बैठ गया। मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान था जो हर पल मुझे तोड़ रहा था। मेरे दिन गुजरने लगे। अब जिंदगी में एक अजीब सा सुकून और अजीब सा डर साथ साथ चल रहे थे। एक फ़र्क जरूर आ गया था कि विवेक ने मुझ पर हाथ उठाना कम कर दिया था। कभी कभी वह घर आता तो मेरे लिए कोई फल या कुछ खाने की चीज़ ले आता
उसका अंदाज नरम सा लगता था, लेकिन उस नरम रवैये के पीछे भी एक जिद छुपी हुई थी। वो बार बार एक ही बात दोहराता था कि बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। वो अक्सर कहता था कि इस बार उसे बेटा चाहिए, और उसकी इस बात में एक अजीब सा जुनून था। मैं हर बार खामोश हो जाती, क्योंकि मुझे उसके मिजाज का अंदाज़ा था। वह मेरे साथ डॉक्टर के पास भी नहीं जाता था। मैं अकेली ही अस्पताल जाती थी। रास्ते में रिक्शे में बैठकर मैं खिड़की से बाहर देखती रहती और सोचती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी कब नॉर्मल होगी। अस्पताल पहुंचकर जब मैं अंदर जाती तो हर चीज़ एक जैसी होती। सफ़ेद दीवारें, सर्द माहौल और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी थकान। मेरा छठा महीना शुरू हो चुका था। मैं एक दिन डॉक्टर के पास गई। कमरे में हल्की रोशनी थी और पंखे की हल्की सी आवाज़ माहौल को और सुनसान बना रही थी। मैं कुर्सी पर बैठी और हिचकिचाते हुए डॉक्टर से कहा कि मुझे बता दे, बेटा है या बेटी। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। उसने धीरे से कहा कि हम आमतौर पर यह नहीं बताते। यह सरकारी अस्पताल है और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। कुछ लोग गलत फैसले कर लेते हैं। मैंने तुरंत कहा कि मेरी हालत तरस योग्य है। मैं तो अपने बच्चे को बचाना चाहती हूँ। मेरी आवाज़ में बेबसी थी। मैंने उसे अपनी पूरी कहानी नहीं बल्कि अपनी मुश्किल ज़रूर बता दी। डॉक्टर कुछ पल खामोश रही, फिर उसने दोबारा चेक किया। कमरे में सिर्फ मशीन की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वह मेरी तरफ हुई और धीरे से कहा कि बेटी है तुम्हारी। यह सुनकर मेरा दिल जैसे एक पल को रुक गया। मैं खामोश हो गई। मेरी आंखें नम हो गई, लेकिन वो नमी खुशी की नहीं थी बल्कि डर की थी। मुझे बेटी होने पर दुख नहीं था, मुझे इस बात का डर था कि मैं उसे कैसे बचाऊंगी। उसके बाप का गुस्सा मुझे अच्छी तरह मालूम था। वो नशे में क्या कर सकता है, यह सोचकर ही मेरा दिल कांप जाता था। मैं उस पल अस्पताल की कुर्सी पर बैठी रही। आसपास लोग आ जा रहे थे, लेकिन मेरे लिए जैसे यह सब आवाज़ें बंद हो गई थी। मैंने खुद को संभाला और फैसला किया कि मैं विवेक को कुछ भी नहीं बताऊंगी। दिन इसी तरह गुजरते रहे। मैं हर पल इस बात को छुपाए रखती थी। अपने दिल में एक अजीब सा बोझ लिए घूमती थी। कभी कभी आईने में खुद को देखती तो लगता था जैसे मैं दो जिंदगियों का बोझ एक साथ उठाए हुए हूँ। फिर वह दिन भी आ गया जब मेरी बेटी ने इस दुनिया में आंख खोली। उस दिन सुबह से ही मेरा दिल बहुत बेचैन था। अस्पताल के कमरे में सफ़ेद चादरें थी और बाहर हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। मेरी हालत कमज़ोर थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ताकत थी। जब बच्ची पैदा हुई तो उसकी पहली आवाज़ मेरे दिल में उतर गई। मैंने उसे अपने करीब महसूस किया। उसका नन्हा सा वजूद मेरे लिए पूरी दुनिया बन गया था। लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक ही डर था कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। मैंने फौरन डॉक्टर से कहा कि वह सबको यही बताएं कि बेटा पैदा हुआ है। डॉक्टर ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए सवाल था। उसने कहा कि तुम कब तक सच छुपाओगी। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि जब तक छुपा सकती हूँ तब तक छुपाऊंगी। बस आप मेरा साथ दें। कमरे में एक पल के लिए खामोशी छा गई। फिर डॉक्टर और नर्स ने बाहर जाकर यही कहा कि बेटा पैदा हुआ है। जब विवेक को यह खबर मिली तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो अंदर आया और बच्चे को गोद में लिया। उसने उसे देखकर मुस्कुराकर प्यार किया, जैसे उसके लिए सब कुछ ठीक हो गया हो। मैं बिस्तर पर लेटी उसे देख रही थी। मेरे अंदर खुशी भी थी और डर भी। मेरी बेटी मेरे पास थी, लेकिन उसकी हकीकत अभी एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। विवेक खुशी में बातें कर रहा था और मैं खामोशी से सब देख रही थी। फिर वो हमें घर ले आया। घर की दीवारें, दरवाजे और हर चीज़ मुझे एक नई कहानी का हिस्सा लग रही थी। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि यह सच कब तक छुपा रहेगा। इस घर में हर पल ऐसा लगता था जैसे किसी भी वक्त सच सामने आ सकता है। इसलिए मैं हर बात सोच समझ कर करती थी। विवेक ने अपनी मर्जी से मेरी बेटी का नाम रवि रख दिया था, लेकिन मैंने दिल ही दिल में उसका नाम मन्नत रखा हुआ था। जब मैं अकेली होती तो उसे मन्नत कहकर बुलाती थी।
वह मेरी गोद में लेटी होती तो मैं उसे धीरे धीरे से इसी नाम से पुकारती थी और उसके नरम से चेहरे को देखती रहती। वो बहुत प्यारी थी। उसकी छोटी छोटी आंखें और नन्हे हाथ मेरे दिल को सुकून देते थे। मैं हर वक्त उसका ख्याल रखती थी। उसके सोने, जागने, खाने और रोने तक हर चीज़ मेरे लिए अहम थी। लेकिन दिल के अंदर एक लगातार डर भी था कि कहीं विवेक को सच पता ना चल जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसे यह पता हो कि बच्ची बेटी है या बेटा, क्योंकि बच्चे के चेहरे से भी अभी अंदाजा नहीं होता था और मैं इसी बात को सहारा बनाकर हर दिन गुजार रही थी। इसी तरह करते करते 3 महीने गुजर गए। यह 3 महीने मेरे लिए एक लगातार परीक्षा थी। इसी दौरान एक और तब्दीली भी आ गई। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा रोती थी। खास तौर पर रात के वक्त उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी और मैं हर बार उसे संभालने की कोशिश करती थी। नींद मेरे लिए एक सपना बन गई थी। मैं पूरी रात जागकर उसे चुप करवाने में लग जाती थी। आखिरकार विवेक ने फैसला किया कि मुझे साइड वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए। यह कमरा घर के बिल्कुल कोने में था। वहाँ से ना तो घर की ज़्यादा आवाज़ें आती थी और ना ही वहाँ से कुछ सुनाई देता था कि अंदर क्या हो रहा है। एक तरह से वह कमरा बाकी घर से कट चुका था। मैं वहाँ अपनी बेटी के साथ चली गई। शुरू में दिल में एक हल्की सी घबराहट थी कि मुझे अलग क्यों किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे लिए एक तरह से बेहतर भी है। अब मैं रात को बेफिक्र होकर अपनी बेटी का ख्याल रख सकती थी। वह मेरे लिए सब कुछ थी। इससे पहले कि जो भी जुल्म और तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की थी, वह सब एक पल को पीछे रह गई। मुझे लगने लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी का मकसद यही बच्ची है। अगर अब ज़िंदगी मुझे कुछ और भी दुख दे देती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी गोद में मेरी अपनी औलाद थी। विवेक उन दिनों पहले की तरह कम नज़र आता था। सुबह होते ही मैं घर के काम करती, सफाई करती, खाना बनाकर रख देती। वह खुद आकर अपनी प्लेट में खाना डाल लेता और अक्सर बाहर चला जाता था। उसकी मौजूदगी अब घर में कम हो गई थी। पिछले कुछ दिनों से उसके रवैये में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। वो कभी कभार अलग अंदाज में बात करता था और कुछ छुपाता हुआ महसूस होता था, लेकिन मैंने अब उसके बारे में सोचना भी कम कर दिया था। मेरा सारा ध्यान मेरी बेटी पर था। मेरे लिए अब दुनिया उसी छोटे से कमरे में सिमट गई थी, जहाँ एक बच्ची थी और एक माँ जो हर पल उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी दुनिया को एक पल में बदल दिया। उस वक्त मैं किचन में थी, बर्तन धोने और घर के छोटे मोटे काम निपटाने में इतनी गुम थी कि वक्त का अंदाजा ही नहीं रहा। मेरी बेटी भी मेरे सामने ही थी। कभी हल्की सी आवाज़ निकालती, कभी हाथ पांव हिलाती और फिर दोबारा खामोश हो जाती। वह अब 4 महीने की हो रही थी और उसकी हरकतें पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं उसे देखकर कभी मुस्कुरा देती और कभी जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करती ताकि उसकी तरफ ध्यान दे सकूं। मुझे उस वक्त यह अंदाज़ा नहीं था कि घर में माहौल बदल चुका है। मैं अपनी दुनिया में थी और मेरे आसपास क्या हो रहा है उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब मैं किचन से वापस अपने कमरे में आई तो एक अजीब सा सुकून था। कमरे में खामोशी थी। वो बच्ची जो थोड़ी देर पहले तक हरकत कर रही थी अब बिल्कुल शांत थी। मैंने पहले तो उसे गौर से देखा और दिल में सोचा कि शायद सो गई है। मैं धीरे धीरे उसके करीब गई और उसका चेहरा देखा। वो बिल्कुल वैसे नहीं लग रही थी जैसे वह सोती थी। उसका अंदाज अलग था। मैंने उसे हिलाया और हल्की आवाज़ में पुकारा, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। मेरे हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसे उठाने की कोशिश की। मेरी आवाज़ मेरे हलक में फंस गई और मैं बस उसे देखती रह गई। फिर जैसे ही हकीकत का एहसास हुआ तो मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगी। मेरी आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगी। मैं बार बार उसे पुकारते हुए बाहर भागी और विवेक को आवाज़ दी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे ज़मीन मेरे पाँव के नीचे से निकल गई हो। विवेक अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मैंने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी को देखो, यह क्या हो गया है। मेरी आवाज़ टूट रही थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और बहुत ठंडे लहजे में कहा
कि हाँ बेटी ही तो थी, तुमने झूठ बोला था ना मुझसे। यह शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा कि तुम क्या कह रहे हो, क्या यह सब तुमने किया है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी मेरे लिए जवाब से ज्यादा खतरनाक थी। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था, और जो कुछ हुआ था वह मेरी समझ से बाहर था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। मैं रोती हुई उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसने मुझे जोर से पीछे धकेल दिया। मैं जमीन पर गिर गई और मेरे जिस्म में ताकत नहीं रही। वह गुस्से में मुझ पर हाथ उठाता रहा और मैं खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मेरी बेटी वहाँ नहीं थी। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकल आया। मैंने चीख कर पूछा कि मेरी बच्ची कहाँ है? उसने सर्द लहजे में कहा कि उसे ले जा चुके हैं और खामोशी से दफन कर दिया है। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरी चीखें मेरे ही कानों में गूंजने लगी। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं इस दुनिया में मौजूद ही नहीं हूँ। मेरी आंखों के सामने हर चीज़ धुंधली हो गई और मैं खुद को संभाल नहीं सकी। उसके बाद वो मुझसे कहने लगा कि अब बैठ जाओ और दूसरे बच्चे की तैयारी करो। उसके लहजे में ना कोई एहसास था, ना कोई अफसोस। मैं उस वक्त बिल्कुल खामोश थी। मेरे पास ना बोलने की ताकत थी, ना सुनने की हिम्मत। कुछ देर बाद मैं किसी तरह अपने भाई के घर पहुंची। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे और मैं रोती जा रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरा भाई मेरी बात सुनकर कुछ करेगा। मैंने सब कुछ उसे बता दिया, हर बात बताई, जैसे मेरे दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है और मैं उसे निकालना चाह रही हूँ। मेरी भाभी भी वहाँ मौजूद थी। मेरी बात सुनकर वह हैरान हुई और फौरन बोली कि यह कैसे हो सकता है, तुमने खुद ही कुछ गलत किया होगा, शायद बच्ची को कोई सेहत का मसला हो गया हो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल और भी टूट गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। लेकिन वो मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे भाई ने संजीदगी से पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिससे तुम्हें यकीन हो? मैं खामोश हो गई। मैंने कहा कि नहीं, लेकिन घर में और कोई नहीं था। मेरे भाई ने ठंडी आवाज में कहा कि मुमकिन है कोई सेहत का मसला हो, शायद वह ठीक तरह सांस ना ले सकी हो। तुम किचन में थी, इसीलिए तुम्हें अंदाजा नहीं हो सका होगा। मैंने रोकर कहा कि उसने पहले ही धमकी दी थी कि अगर बेटी हुई तो वह कुछ भी कर सकता है। मैंने झूठ बोला था कि बेटा है, इसीलिए मैंने सब छुपाया था। मेरे भाई ने गहरी सांस ली और कहा कि देखो, अब तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, बच्ची वापस नहीं आ सकती। बेहतर यही है कि तुम इस बात को भूल जाओ, भगवान तुम्हें दोबारा औलाद दे देगा। उसके शब्द मेरे लिए आखिरी उम्मीद भी छीन गए। मेरे लिए यह बात खत्म नहीं हुई, लेकिन मेरे आसपास सबके लिए यह एक बंद बाप था। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। हर दिन एक बोझ बन गया था। रातें लंबी हो गई थी और खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा अजाब थी। मैं अक्सर अकेली बैठकर रोती थी और भगवान से यही कहती थी कि मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और किससे इंसाफ मांगूं। मैं उसी छोटे से कोने वाले कमरे में बैठी थी। यहाँ मेरी पूरी जिंदगी जैसे ठहर गई थी। बाहर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन उस घर के अंदर हर पल एक अजीब सा सुकून था। विवेक अक्सर बाहर रहता था और मैं ज़्यादातर उसी कमरे में अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारती थी। उस दिन भी सब कुछ आम सा ही लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे एक बेनाम सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कमरे में हल्की सी खामोशी थी। खिड़की से आने वाली हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। मैं बैठी किसी सोच में गुम थी कि अचानक मेरी नज़र उस कमरे के एक कोने में रखी हुई अलमारी पर पड़ी। पहले तो कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा जैसे अंदर से हल्की सी हरकत हो रही हो। मैंने गौर किया तो वाकई अलमारी का दरवाज़ा हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से जोर लगा रहा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही। डर और हैरानी दोनों एक साथ थे। फिर धीरे धीरे कदम उठाते हुए मैं अलमारी के करीब गई। हर कदम के साथ दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे अपनी सांसें भी सुनाई दे रही थी।
मैंने कांपते हुए हाथों से अलमारी का दरवाज़ा पकड़ा और धीरे से खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। एक लड़की वहाँ बंधी हुई थी। उसके हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी। वो जैसे रोशनी में आई तो उसने मुझे देखकर मदद की मिन्नत की। उसकी हालत बहुत कमज़ोर थी। मैं एक पल को हैरान रह गई, फिर तुरंत उसकी तरफ झुकी और उसे सहारा दिया। उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा, जैसे वह बहुत देर से किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने जल्दी जल्दी उसके हाथ पांव खोलने शुरू किए। मेरे हाथ कांप रहे थे लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी। जैसे ही रस्सियों की पकड़ कमजोर हुई, वह थोड़ी आज़ाद हुई और मेरी तरफ लड़खड़ा कर गिर गई। मैंने उसे संभाला और पानी पिलाया। वो हाँफ रही थी, उसकी सांसें बेतरतीब थी। कुछ देर बाद उसने कमजोर आवाज में कहा कि वो मंजू है। यह नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। मैं उसे देखती रह गई। वही मंजू जिसका नाम मैं पहले सुन चुकी थी, वही हकीकत जिसने मेरी जिंदगी को पहले ही उलझा रखा था। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई हो? वह रोते हुए बोली कि उसे धोखे से यहाँ लाया गया था। उसने कहा कि उसे बताया गया था कि वह मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर उसे कैद कर दिया गया। उसने बताया कि उसके घर वालों से बड़ी रकम की मांग की जा रही है और उसे एक कमरे में नहीं बल्कि अलमारी में छुपा कर रखा गया था। मैं यह सब सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। मेरे दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी कि यह सब मेरे ही घर में हो रहा था और मुझे खबर तक नहीं थी। मंजू बार बार कह रही थी कि उसे फ़ोन चाहिए। मैंने जल्दी से उसका फ़ोन ढूंढा और उसे दे दिया। उसने कांपते हाथों से अपने पिताजी को कॉल की। उसकी आवाज़ में डर और जल्दबाजी दोनों थे। वह जल्दी जल्दी अपनी लोकेशन और हालत बता रही थी। उसने मुझसे कहा कि उसे दोबारा उसी जगह रख दूं और दरवाज़ा बंद कर दूं ताकि कोई शक ना हो। उसने कहा कि अगर वह शख्स वापस आ गया तो सबके लिए खतरा हो सकता है। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे दोबारा अलमारी में रखा और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा दिल बेहद बेचैन था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। विवेक आ गया था, उसे शक नहीं हुआ था। मैं भी इसी हालत में थी कि अचानक बाहर से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। पहले हल्की हल्की गाड़ियों की आवाज़ें थीं, लेकिन कुछ ही पलों में वह आवाज़ें बढ़ने लगी। एक के बाद एक गाड़ी आ रही थी। सायरन की आवाज़ें पूरे इलाके में गूंजने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे पूरा मोहल्ला अचानक इसी गिराव में आ गया हो। मैं घबराकर खिड़की के करीब गई और बाहर जाकर सड़क पर कई गाड़ियां एक साथ रुकी हुई थी। लोग उतर रहे थे। वर्दी में मौजूद अफसर तेजी से घर की तरफ बढ़ रहे थे। माहौल में एक संजीदगी और तैयारी साफ महसूस हो रही थी। कुछ ही पलों में दरवाज़ा जोर से टूटा। दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलते ही कई लोग घर में दाखिल हो गए। उनकी चाल तेज और मजबूत थी। विवेक कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे काबू में ले लिया गया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग पहले से तैयार थे। उसका हर कदम रोक दिया गया। घर के अंदर हर तरफ तलाशी शुरू हो गई। लोग तेजी से कमरे देख रहे थे और हर चीज़ को चेक कर रहे थे। फिर वो अलमारी तक पहुंचे। दरवाज़ा खोला गया तो मंजू बाहर निकल गई। वो कमज़ोर थी लेकिन अब सुरक्षित थी। जैसे ही वह बाहर आई उसके माँ बाप भी वहाँ पहुँच चुके थे। पूरे घर में एक हलचल थी। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और हर कोई इस अचानक होने वाले वाक़ये पर हैरान था। मंजू ने अपने पिताजी को बताया कि मैंने उसकी मदद की थी। उसने इशारा किया कि मुझे भी साथ ले जाया जाए, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए वहाँ रुकना सुरक्षित नहीं था। मैं खामोश खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरे आसपास एक ऐसी दुनिया खिल रही थी जिसका हिस्सा मैं कभी नहीं बनना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं उस सब के बीच में खड़ी थी। मैंने मंजू को यह भी बताया कि विवेक ने मेरी औलाद के साथ क्या किया था। यह बात कहते हुए मेरी आवाज़ कांप रही थी और आंखों के सामने वो सारी रातें और वो सारा दर्द एक साथ घूम गया था। मंजू खामोशी से मुझे सुन रही थी। उसके चेहरे पर अफसोस था और आंखों में एक गहरी संजीदगी। वह बार बार यही कह रही थी कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि एक इंसान इतना गिर सकता है।
वह मुझे देखकर हैरान भी थी कि मैं किस तरह इतने मुश्किल हालात में इतनी देर तक खामोश रही और सब कुछ बर्दाश्त करती रही। लेकिन इस सब के बाद मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मैं मंजू के साथ ही रहने लगी। उसने मुझे अपने साथ रखा और मुझे एक सुरक्षित जगह दी जहां मैं पहली बार सुकून से सांस ले सकती थी। वहां ना डर था, ना धमकी और ना ही वह दबाव जो मैंने सालों से झेला था। मैं धीरे धीरे खुद को संभालने लगी। दिन गुजरते गए और मेरे अंदर एक नई हिम्मत पैदा होने लगी। मंजू ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। वो अक्सर मेरे साथ बैठकर बात करती थी और मुझे हौसला देती थी कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है। मैंने एक दिन उससे कहा कि मैं दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। वो मुस्कुरा दी और तुरंत बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ाम करती हूँ। उसने वाकई मेरा साथ दिया। मेरे लिए दोबारा पढ़ाई का इंतज़ाम किया गया और मैंने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। वो रास्ता जिसे मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था दोबारा मेरे सामने था। इसी दौरान कानूनी तौर पर मुझे विवेक के रिश्ते से भी आज़ाद करवा दिया गया। मैंने 2 तजुर्बे कर लिए थे, एक बार विश्वास करके देखा था और एक बार किस्मत के हवाले होकर। दोनों ही तजुर्बे मेरे लिए आसान नहीं थे, दोनों में मुझे सिर्फ दर्द ही मिला। अब मैंने एक बात दिल में पक्की कर ली थी, मैं अपनी ज़िंदगी का हीरो खुद बनूंगी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी पर अंधा विश्वास नहीं करूंगी, ना किसी से उम्मीद लगाऊंगी कि वह आकर मेरी ज़िंदगी बदल देगा। मुझे अब शादी नहीं करनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपना कोई काम करूंगी, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीऊंगी। अब मेरे फैसले मेरे अपने होंगे और मेरी मंजिल भी मेरी अपनी होगी। आज इस बात को 3 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली है और अब मैं MAM कर रही हूँ। किताबें अब मेरे लिए बोझ नहीं रही, बल्कि एक सहारा बन गई हैं। जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं अपने अतीत के अंधेरे से निकलकर एक रोशन रास्ते की तरफ बढ़ रही हूँ। मंजू अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं रही, बल्कि एक ऐसा सहारा बन गई है जिसने मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा। हम साथ रहते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं। कभी कभी हम खामोश भी बैठे होते हैं, लेकिन वो खामोशी भी अजीब सा सुकून देती है। विवेक अभी तक जेल में है और अब हालात यही हैं कि उसके बाहर आने का कोई ऐलान नहीं किया गया। मंजू के पिताजी ने कानूनी तौर पर सारे मामले मजबूत रखे और उनकी जान पहचान और कोशिशों की वजह से वह उसी अंजाम तक पहुंचा। लेकिन मेरे लिए असल बात यह नहीं कि कौन कहाँ है, असल बात यह है कि मैं अंदर से कहाँ हूँ। मेरे दिल में आज भी मेरी बेटी की याद जिंदा है। जब भी वह पल याद आता है मेरी आंखें भर आती हैं। वो याद मेरे साथ चलती है, कभी किसी खामोश पल में, कभी किसी किताब के सफ़े में और कभी किसी बेवजह ख्याल में। वह सामने आ जाती है और मैं खामोश हो जाती हूँ। मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ समझा है। अब मैं एक बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मैं पहले कमज़ोर थी। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मुझे लगता था कि शायद कोई और मेरी ज़िंदगी बदल देगा, लेकिन अब मैं वो नहीं रही। अब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीने का हौसला रखती हूँ। मैं अपने फैसले खुद करती हूँ और अपने सारे रास्ते खुद चुनती हूँ। मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस एक बुरा समय ख़त्म हुआ है। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।